हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेकर और सिंधु सभ्यता का जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने देखा था तो उससे आगे का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो हम लेकर आए हैं। और ये जो टॉपिक है ये आप सभी के लिए यानी कक्षा 9 के लिए, कक्षा 11 के लिए और कक्षा 12 के लिए तो है ही सही, तो तीनों क्लासों के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। अपने प्रकरण का नाम है, प्रकरण क्या है अपना, ये है सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और सिंधु सभ्यता की सामान्य जानकारी अपन ने उस दिन पढ़ी थी। ये है सिंधु स्थापत्य, कला, लिपि व विज्ञान। यानी अपन आज देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जिनकी वजह से सिंधु सभ्यता में स्थापत्य कला को और उस समय की कला, लिपि क्या हुआ करती थी और विज्ञान इस क्षेत्र में क्या रुचि हुई थी, या आज अपन देखने वाले हैं। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थापत्य कला। स्थापत्य में क्या आता है? स्थापत्य में यानी ये भवन निर्माण की कला होती है। भवन निर्माण कह सकते हैं या सिंधु सभ्यता के जो कि प्रथम नगरीय क्रांति थी, इसको भारत की क्या, विश्व की भी पहली नगरीय क्रांति इसको कहते थे। विश्व की पहली नगरीय क्रांति बच्चों इसको बोलते हैं। यानी पक्के मकान जो होते हैं वो सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। तत्कालीन विश्व की समस्त बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुआ करती थी, उनमें से सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें ये पहली पक्की नगरीय क्रांति इनको इतिहासकारों ने संज्ञा दी है। और ये नगरीय क्रांति क्यों थी तो इसके तमाम साक्ष्य आज अपन को देखने वाले हैं। तो ये जो सिंधु सभ्यता की जो बसावट थी वो बड़ी सुनियोजित तरीके से थी। और ये सुनियोजित तरीके से कैसे थी, इसमें क्या था कि जो गांव था सिंधु नदी के किनारे जो बड़े बड़े स्थल मिले हैं जिसका जिक्र अपन ने पहले किया है। उदाहरण स्वरूप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, कालीबंगा है। तो ये नदी के किनारे जो मिले थे वहां पर एक परकोटे के अंदर हुआ करते थे। कैसे कि वहां पर एक गढ़ी होती थी, गढ़ी कहते हैं छोटा दुर्ग। ये होता था टीले पर, और एक नीचे सामान्य जगह होती थी सामान्य धरातल, और सामान्य धरातल पर सामान्य लोग रहा करते थे। तो ऐसे किला हुआ करता था जिसमें राजा और उच्च वर्ग के पुरोहित लोग निवास करते थे, और नीचे सामान्य जनमानस होता था। इनके चारों तरफ छोटा परकोटा होता था। लेकिन जो संपूर्ण नगर के चारों तरफ भी एक बड़ा परकोटा पक्की ईंटों से निर्मित हुआ करता था, यानी सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भव्य था। तो ये उस समय की व्यवस्था हुआ करती थी, यानी उस समय राजा और प्रजा के बीच में विधिवत गैप हुआ करता था। ये उस समय की व्यवस्था थी। थोड़ा आगे पर बढ़ते हैं तो उस समय की जो ये पक्की ईंट बना हुआ था, पक्का जो परकोटा बना हुआ था ये ईंटों का बना हुआ था। पक्की ईंटें, देखो पक्की ईंटें हुआ करती थी। और ये ईंटें थी, ये वर्तमान के समय एक गणित के गुणज के हिसाब से बनी थी। इनका अनुपात था 1:2:4। इस अनुपात में उस समय की ईंटें बनी हुई थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं 7:15:30 ये गुणज हुआ करता था। दुर्ग के चारों तरफ जो परकोटा हुआ करता था, पक्का परकोटा हुआ करता था, उसका अनुपात होता था 10:20:40। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कला कितनी उच्च कोटि की थी कि ईंटों को बनाने के लिए भी गुणजों का इस्तेमाल करते थे, यानी गणित का विकास भी उसमें कहा जा सकता है। उस समय की जो सड़कें थी वो पक्की सड़कें हुआ करती थी। सड़कें कैसी थी? सड़कें थी, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो है ग्रिड प्रणाली। और ग्रिड प्रणाली क्या है ये अपन को समझना होगा। ग्रिड प्रणाली पर आधारित, यानी आपको कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता की सड़कें किस प्रकार की थी तो वो थी ग्रिड प्रणाली पर आधारित। और ग्रिड प्रणाली क्या होती है? बिल्कुल ये समकोण पर काटती है, यानी समकोण पर आपस में सड़कें काटती थी। तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित सिंधु सभ्यता की सड़कें थी। यानी वर्तमान में अगर बात की जाए, कहीं कहीं प्रश्न मिलता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नगर है जो ग्रिड प्रणाली पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा जयपुर। तो ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें हुआ करती थी। उस समय की गली की बात करते हैं, यानी गांव में जो गलियां होती है, गलियों की सामान्यतः चौड़ाई होती थी 2.2 मीटर गली की चौड़ाई होती थी। लेकिन कालीबंगा एक सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है राजस्थान में, वो 18 के गुणज में यानी 1.8
3.6 अनुपात, 5.4 अनुपात और 7.2 अनुपात। इस अनुपात में वहां पर छोटी गली, उससे बड़ी गली, फिर उससे भी बड़ी गली, तो ये कालीबंगा में मिली है। अर्थात आप समझ सकते हो कि गली भी बिल्कुल गुणज के हिसाब से कहीं ना कहीं गणित की प्रणाली से बनाई गई थी। जी हाँ, आगे अपन बढ़ते हैं नाली व्यवस्था। नाली व्यवस्था की बात करते हैं तो नाली व्यवस्था के लिए तो सिंधु सभ्यता संपूर्ण विश्व में सर्वोत्कृष्ट स्थान रखती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की नालियां थी पक्की बनी हुई थी, और जो घर में 4-5 रूम हुआ करते थे, 4-5 कक्ष हुआ करते थे, और मकान में शौचालय हुआ करता था, उसमें एक कुआं हुआ करता था जिसमें नहाने के लिए काम आता था, पानी उसमें भरा रहता था, और एक स्नानागार, बड़ा स्नानागार भी होता था ऐसे। और जो एक आंगन था, ये पूरे जो 4-5 कक्ष हुआ करते थे, 4-5 कक्ष था, स्नानागार था, कुआं था, तो सारी नालियां बीच में आकर मिलती थी, आंगन में आकर ये मिला करती थी। और आंगन में जिस जगह मिलती थी उसको चेंबर कहते हैं, और चेंबर के लिए गोर्त एक शब्द ऐसा मिला है, ये उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कुल मिला के नालियां थी वो बड़ी अच्छी थी, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है नालियां मकान के पीछे की ओर खुलती थी, और सिंधु सभ्यता के जो घरों के दरवाजे थे वो गली की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुला करते थे, और प्रत्येक घर से नाली निकलकर गांव के किसी बाहर जगह पर मिलती थी, और वहां पर जो चेंबर होते थे उनमें सफाई की पूरी व्यवस्था होती थी। सड़कों के नीचे भी नालियां हुआ करती थी, और सड़कों के नीचे जो नाली हुआ करती थी, सड़कों के नीचे जो नालियां हुआ करती थी, होल हुआ करते थे, उनको बोलते थे तरमोखे उनको बोला करते थे, यानी वहां से उनकी सफाई की व्यवस्था होती थी। तो ये नाली व्यवस्था तमाम विश्व में सबसे अच्छी थी, वो सिंधु सभ्यता की थी। थोड़ी सी अपने आते हैं आगे, तो आगे एक स्नानागार है, स्नानागार के लिए भी सिंधु सभ्यता ऊंचा स्थान रखती है, और वो स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। बात करते हैं कि नगरीय क्रांति में स्नानागार वर्तमान की भांति स्नानागार बना हुआ था, और ये स्नानागार था, इसका आकार था 39 × 23 × 8, यानी 39 उसकी लंबाई थी, चौड़ाई 23 फीट थी, और 8 फीट उसकी गहराई थी। तो इस प्रकार से ये गुणज में मिलता है स्नानागार। और वो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? ये मिला है आपके मोहनजोदड़ो से। ये दूसरा स्थल खोजा था 1922 में राकलदास बनर्जी ने, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है। और ये विशाल स्नानागार मिला है, तो इसको उस समय के जो निर्देशन थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशन थे सर जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा है? इसको कहा है तत्कालीन विश्व का आश्रय इसको कहा गया है। यानी उस जमाने में इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये आश्चर्यचकित है, जिस प्रकार आज आश्रय 8 विश्व में है उसी प्रकार। और इनमें सीढ़ियां बनी हुई थी, यानी सीढ़ियां थी और कपड़े धोने के लिए व्यवस्था थी, और नीचे पानी भूमि में नहीं जाए इस वजह से जिप्सम का लेप भी किया करता था। यानी पूरी कला के पार के थे सिंधु सभ्यता के लोग। आगे आता है अन्नागार, यानी उस समय जो खेती होती थी तो अन्न उपज होता था, अन्न पैदा होता था, जो वगैरह, तो उसमें अन्नागारों को अन्नागार के भंडार थे, यानी अन्नागार। ये अन्नागार हड़प्पा से भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। हड़प्पा से जो अन्नागार मिले हैं ये 55 × 23 गुणज के मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिले हैं ये 45.71 गुणज 15.23 ऐसे अन्नागार मिले हैं। और ये जो अन्नागार मिले ये किसी टीले पर होते थे, मकान के बाहर टीले पर होते थे, ताकि बाढ़ की स्थिति में वहां पर पानी नहीं पहुंच पाए और वहां का जो अन्न था वो खराब ना हो। और एक चीज इसमें आती है कि अन्नागार होते थे उसमें 5-6 कक्ष होते थे, और ये 5-6 कक्ष जो होते थे इसमें आपस में थोड़ी सी विधिवत दूरी हुआ करती थी, और इनके द्वार थे। जैसे अन्नागार की बात करते हैं तो ये अपने लोथल में मिले हैं, लोथल में अन्नागार मिले हैं, और इनके द्वार भोगवा नदी की तरफ खुलते थे। और ये जो अन्नागार थे, ये अन्नागार की जो प्रणाली है, ये प्रणाली है उस समय की मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी कहीं न कहीं उससे मेज खाते हैं, और उससे भी श्रेष्ठ तरह अन्नागार थे जो अन्न को रखने के लिए बनाए गए थे। आगे अपन बात करते हैं तो एक
जलाशय भी मिला है, यानी उसमें पशुओं को पानी करने के लिए या दैनिक दिनचर्या में पानी की जो महत्ता है उसके लिए जलाशय भी मिला था। और ये जलाशय कहाँ मिला था? ये जलाशय मिला था धोलावीरा में। और धोलावीरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है गुजरात का। गुजरात के स्थल उस दिन अपन लिखना भूल गए थे। गुजरात में जो सिंधु सभ्यता के स्थल है वो है रंगपुर, लोथल, धोलावीरा और प्रभासपट्टन, ये है, जिसमें से अपने लोथल और धोलावीरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात करें थे जलाशय की। धोलावीरा में लगभग 16 छोटे छोटे जलाशय मिले हैं जहां पर पशु पानी पिया करते थे। एक बड़ा जलाशय मिला है जिसकी लंबाई 95 इंटू 15 इंटू 4 ऐसे कुछ है, यानी इतना लंबा जलाशय मिला है, ये धोलावीरा में मिला है जो कि गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं तो उसमें एक स्टेडियम भी मिला है, स्टेडियम खेलने के लिए स्टेडियम मिला है। और खास बात यह है कि ये स्टेडियम भी कहाँ मिला है? धोलावीरा में मिला है। ये स्टेडियम भी कहाँ मिला है? धोलावीरा में मिला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई थी 283 इंटू 45 मीटर। ये धोलावीरा का स्टेडियम था। तो कोई पूछे कि स्टेडियम और जो जलाशय था ये कहाँ मिला है? तो ये धोलावीरा में मिला है। आगे बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का एक और स्थल था। आपने बंदरगाह का नाम तो सुना होगा। बंदरगाह कहाँ होता है? जहां पर समुद्र होता है, जहां पर किनारा होता है वहां पर बंदरगाह होता है। और सिंधु सभ्यता का जो एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि गुजरात में स्थल है उसको लोथल कहते हैं। यानी लोथल में क्या मिला है? लोथल में अपने मिला है डाक यार्ड। डाक यार्ड बोलते हैं इसको, डाक यार्ड बोलते हैं या गोदीबाड़ा बोलते हैं, गोदीबाड़ा बोलते हैं, जहां पर जहाजों की आवाजाही होती है। और लोथल की जो खोज की थी वो एस राव ने की थी और ये 1956 में की थी। एस राव ने ही इसे गोदीबाड़ा को क्या नाम दिया था? डाक यार्ड नाम दिया था। और ये भी उत्कृष्ट कोटि का है। इसमें बात की जाए तो ये भी 236 इंटू समथिंग 30 है, 236 इंटू ये इसका गुणस्तर कुल मिला के बहुत बड़ा था। और जिसकी वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है। और इसका द्वार था, ये भोगवा नदी की तरफ था। भोगवा नदी के किनारे ही ये लोथल की सभ्यता मिली थी। और इसका द्वार किधर खुलता था? भोगवा नदी की तरफ खुलता था। उधर से जहाज आते थे और सामान्यतः 12 मीटर का रास्ता था उसमें जहाजों को आने के लिए। और ये वर्तमान में जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये अद्भुत तरह का है। तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह से भी बड़ा ये डाक यार्ड, जिसे बंदरगाह कह सकते हैं वर्तमान शब्दों में लोथल में, तो इससे भी बड़ा है। और इस राव महोदय ने भोगवा नदी के किनारे लोथल की खुदाई की थी। तो राव महोदय ने इसे एक और नाम दिया है। यानी रोम की जो सभ्यता थी उसमें रोम की सभ्यता थी, तो रोम की सभ्यता भी समुद्र के किनारे है। वहां जितने डाक यार्ड मिले हैं उनसे भी अच्छा इसको बताया गया है। तो ये अपने क्या है? ये अपने सिंधु स्थापत्य में आते हैं। अब अपन कला की तरफ बढ़ते हैं। यानी इन सभी को आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित ही उस समय की सिंधु स्थापत्य कला बड़ी ही उच्च कोटि की थी। इसके प्रमाण आज संपूर्ण विश्व के सामने सिंधु सभ्यता देती है। जी हाँ, कला की बात करते हैं। इसमें कला के पार्क भी थे। कला के पार्क भी थे। उस समय के मणके मिले थे, यानी मोती, मनकों को बोलते हैं, मोती मिले हैं, छोटे छोटे मोती मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मुहरें मिली हैं और इनके अलावा मूर्तियां मिली हैं, पात्र भी मिले हैं। तो इन सभी चीजों को एक विशेष प्रकार का रूप उस समय के मनुष्य दिया करते थे। तो ये भी कला के उदाहरण हैं। अपने सामने जैसे आती है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे युगीन सभ्यता इसको कहते हैं, अपन ने पढ़ा था। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ है? नर्तकी की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये भी कहीं ना कहीं कला का ही रूप है, इसको बनाया। इसकी कोई पूछे 11.5 इंच इसकी लंबाई है। और इसके आगे मुद्रासन में एक योगी की मूर्ति मिली है। मुद्रासन में योगी की मूर्ति मिली है। साथ में एक कुबड़दार बैल की मूर्ति मिली है, कुबड़दार बैल की मूर्ति मिली है। तो ये समस्त उदाहरण अपने सामने उसकी सिंधु सभ्यता की कला को दिखाते हैं। कुछ मोहरे हैं, तो मोहरे थे उनके अग्रभाग पर, मोहरों के अग्रभाग पर क्या मिला है? कुछ पशुओं के चित्र मिले हैं। मोहरों के अग्रभाग पर पशुओं के चित्र मिले हैं। और इन चित्रों को देखकर अपन लगा सकते हैं कि वास्तव में ही जो चित्रकला थी वो सिंधु सभ्यता के लोगों के आज से 4-5 हजार साल पहले इतनी उच्च
कोटि की थी। तो ये कला के क्षेत्र में आता है। बात अपन लिपि की करते हैं तो लिपि का संबंध लिखित प्रणाली से होता है, अध्ययन वाली प्रणाली से होता है। लिपि की बात करते हैं तो लिपि में आता है कि सिंधु सभ्यता के लोग लिपि से परिचित नहीं थे, मतलब लेखन से परिचित तो थे, लेकिन इसकी लिपि को कुल मिला के पढ़ा नहीं जा सका। आज पढ़ा नहीं जा सका। इतिहासकारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन फिर भी बात करते हैं तो 2500 ऐसे अक्षर हैं जो सिंधु सभ्यता की लिपि से आज के पुरातत्वविदों ने खोजे हैं। 2500 शब्द ऐसे हैं जो खुदे हैं। उसमें से बात करते हैं 17 अक्षर का एक शिलालेख मिला है। 17 अक्षर का एक शिलालेख या अभिलेख मिला है। ये कहां से मिला है? ये भी धोलावीरा से मिला है, गुजरात में धोलावीरा से मिला है। तो लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। 2500 अक्षर सिंधु सभ्यता की लिपि के अपन को मिले हैं। 17 अक्षर का एक अभिलेख मिला है, वो धोलावीरा से मिला है। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसकी खास विशेषता है वो भाव चित्रात्मक थी। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाव चित्रात्मक किस प्रकार थी। देखो, भाव चित्रात्मक ऐसा है कि जो उसमें चित्र बने हुए थे, उन चित्रों को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपन से बात करना चाहते हैं, यानी कुछ बोलते हैं, रहस्यमयी होते थे, जिससे अपन कह सकते हैं कि भावों को प्रदर्शित कर रहे थे। भाव चित्रात्मक लिपि कह सकते हैं। और कीलाक्षर ये एक नया शब्द है, कीलाक्षर भी कह सकते हैं। और साथ में गोमूत्राकार यानी जैसे गोमूत्राकार आकार के भी उस समय अक्षर मिले हैं। तो भाव चित्रात्मक, कीलाक्षर और गोमूत्राकार, ठीक है। उस समय की जो मोहरे हुआ करते थे वो सेलखड़ी मिट्टी की बनी होती थी। विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, ये सेलखड़ी मिट्टी होती है, तो मोहरे बना करती थी जिन पे भी कुछ लिखा होता था, यानी ये लिपि कहती है। आगे बढ़ते हैं, अपन विज्ञान की तरफ जाते हैं। तो क्या सिंधु सभ्यता के लोग विज्ञान से परिचित थे? अगर गुणज अपन ने पहले देखे तो विज्ञान से, गणित से तो परिचित थे ऐसा लगा, लेकिन कुछ उदाहरण अपने सामने ऐसे हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग विज्ञान से भी परिचित थे। और विज्ञान में अपने आता है शल्य चिकित्सा से कैसे परिचित हैं? यानी लोथल और कालीबंगा ऐसे स्थल हैं जहां पर खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, इंसान की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा से जो खोपड़ी के अवशेष मिले हैं उसमें 6 छिद्र है। और 6 छिद्रों से ऐसा लगता है कि शल्य चिकित्सा उसमें रही होगी, यानी उसका ऑपरेशन किया होगा। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि विज्ञान का था और शल्य चिकित्सा उस समय रही होगी। आगे धातु विज्ञान का भी प्रमाण अपन को मिले हैं। धातु विज्ञान देखिए, जितने भी औजार मिले हैं तो उनको विशेष रूप में ढालने की कला सिंधु सभ्यताओं को आती थी, वो इस चीज से वाकिफ थे। तो धातु विज्ञान में उपकरण जो मिले थे, उपकरण उनकी कड़ाई होती थी और उनको विशेष प्रकार का उसको आकार दे सकते थे। और विशेष प्रकार का आकार कहां देते थे? भट्टियां मिली है, जैसे भट्टियां अपन कह सकते हैं लगभग 2.1 मीटर गहरी भट्टियां मिली है, कालीबंगा से मिली है। तो इन भट्टियों में वो क्या करते थे, जो मृदभांड होते थे उनको पकाते थे और पकाने के बाद उनको गेरुए रंग से पुताई करते थे और उनपे तुलिकाओं के द्वारा, विशेष प्रकार की जो होती थी तुलिकाएं, उनसे उनमें चित्र अंकित किया करते थे, जो कला का प्रदर्शन किया करते थे। तो ये सब धातु विज्ञान को बताता है। और धातु विज्ञान आप बता सकते हो, कांसे की अगर मूर्ति है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति का जिक्र अपन ने किया था, वो मोहनजोदड़ो से मिली थी, तो वो भी कई धातु विज्ञान का प्रतीक है। तो आज अपन ने देखा है विज्ञान के अलावा लिपि भी सिंधु सभ्यता की अच्छी थी और उस समय स्थापत्य कला थी। तो सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला के समस्त उदाहरण अपन ने देखे। कला यहाँ पर अपन ने देखी, कला में समस्त मूर्तियां थी वो देखी, और लिपि जो कि भाव चित्रात्मक थी, ये सब अपन ने देखी। और विज्ञान के क्षेत्र में भी सिंधु सभ्यता समस्त भारत में अग्रणी रही है। तो समस्त विश्व की सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता निश्चित रूप से निसंदेह उच्च कोटि की थी, जिसके प्रमाण आज हमारे समक्ष है। ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे उतार सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। खासकर कक्षा 12 के सिलेबस में दिया गया है, लेकिन कक्षा 9 से 11वीं तक के बच्चे भी इस पर ध्यान देंगे। तो ऐसा कुछ और वीडियो लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।